नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज का ये टॉपिक जो है, वीडियो जो है, बहुत अधिक रिक्वेस्टेड है और बहुत दिनों से इस वीडियो की डिमांड हो रही थी। लेकिन मैं सोची थी जब गाँव जाऊंगी तो अच्छे से जितनी भी रस्म है, आप लोगों का प्रश्न है, बता दूं कि दीदी विवाह शादी में शुरू से लेकर और लास्ट तक, आखिरी तक कितने रस्म होते हैं, उसके पीछे के क्या कारण है और कौन कौन से रस्म होते हैं, उसके लिए वीडियो जरूर बनाइएगा। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि जब गांव जाऊंगी तो अच्छे से और भी कुछ तो हम लोग को मालूम है और कुछ मैं पूछ के आऊंगी अपने बड़ों से, अपनी माँ से, तब आप लोग साथ शेयर करूंगी। तो गई थी तो पूछ के आई और ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के रिक्वेस्ट पे, और इसके पीछे के क्या कारण है वो भी आप लोग जानना चाहे हैं, और कौन कौन से रस्म होते हैं जो कि आजकल के युवा पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हम अपने घर में देखिए, बड़े बुजुर्गों से पूछ पूछ के तो जो नई बहनें हैं जिनके बच्चों की शादी है और जो महिलाएं हैं वो कर लेती हैं, लेकिन फिर भी एक वीडियो होना चाहिए जो कि शायद यूट्यूब पे है या नहीं है, मैं कंफर्म नहीं बता सकती। लेकिन मैं एक छोटी सी कोशिश की हूँ कि शुरू से लेकर और आखिरी तक बीच में कितने रस्म होते हैं एक लड़की और एक लड़का के शादी अगर हम करने जाते हैं तो अच्छे से रीति रिवाज के अनुसार। बिहार यूपी के, मैं बाकी राज्यों का नहीं बताऊंगी, बिहार यूपी में कौन कौन से रस्म होते हैं, ये युवा पीढ़ी जो नई बहनें हैं उनके लिए बहुत अधिक लाभकारी वीडियो होगा। तो चलिए वीडियो देखिए, थोड़ा बड़ा होगा बातों को समझाने में, और बहुत सारे रस्म हैं, कम से कम 30 रस्म हैं छोटे बड़े मिलाकर। तो ध्यान पूर्वक आप लोग नोट कर लीजिएगा या मेरे वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा, क्योंकि अभी खरमास समाप्त होने वाला है। आप लोग को मालूम ही है 14 अप्रैल को खरमास समाप्त हो जाएगा बैसाख महीने में, तो सतुआ संक्रांति के दिन। तो उसके बाद से फिर से हमारे घर में शुभ और मांगलिक कार्य, विवाह शादी जो है शुरू हो जाता है। ऐसे इस खरमास का उतना ये नहीं था, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं कि नहीं करने का व्रत वगैरह। लेकिन इस खरमास में देखिए, जनेऊ और नवरात्रि का व्रत ये सब तो हम करते ही हैं। तो जो जनवरी वाला खरमास है ना, दिसंबर वाला, उसमें ज्यादा बचाया जाता है। बाकी इस खरमास में उतना तो नहीं है, लेकिन फिर भी विवाह शादी और जो शुभ कार्य है वो नहीं होते हैं। तो अभी शुरू होने वाले हैं, तो सोचिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बना दूं। तो चलिए सबसे पहले श्री गणेशाय नमः बोलते हुए प्रारंभ करते इस वीडियो को। तो सबसे पहला कार्य जहां से शुरू होता है दोस्तों, हल्दी कूटना, जिसको हल्दी कुटाई बोलते हैं। तो हल्दी कुटाई जो रस्म है ना, वो शादी से कुछ दिन पहले ही किया जाता है। जैसे 1 महीने पहले ही कर लिया जाता है, 1-1.5 महीने। क्योंकि जब तक हल्दी हम नहीं कूटते हैं तब तक विवाह के नाम से हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। ना विवाह के लिए हम साड़ी, कपड़ा, अनाज या कोई भी सामग्री विवाह से संबंधित हम नहीं खरीद सकते हैं। तो आसपास के महिलाओं को बुलाकर हम हल्दी कुटाई का रस्म करते हैं। आप लोग को मालूम ही होगा कैसे किया जाता है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बताते चल रही हूँ। बहुत डिटेल बताऊंगी तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। 5 महिलाएं कूटती हैं, 5, और बाकी लोग भी कूट सकते हैं, लेकिन मिनिमम 5 महिलाएं कूटती हैं। पीला ड्रेस वगैरह पहनकर हल्दी कुटाई का हम रस्म करते हैं। पीला नहीं है तो आप लाल साड़ी भी पहन सकते हैं। और जो सिलबट्टा है उसको अच्छे से टीक लिया जाता है 5 या 7 जगह तेल से, सिंदूर से, और उसी के ऊपर हल्दी कूटते हैं। और कूट कर वही हल्दी हम रख देते हैं, और रखने के बाद वही हल्दी लड़की और लड़का को शादी के समय लगता है। डिटेल भी बता दी। और आसपास के लोगों को बुलाकर हल्दी कूटकर शुभ मांगलिक गाना गाते हैं। गाना गाकर और उन्हें कुछ मुंह मीठा करने के लिए कुछ खाने पीने की चीजें, चाय वगैरह देकर हम विदा करते हैं, खिला पिलाकर। तो ये हो गया हल्दी कुटाई का रस्म। चलिए दूसरा रस्म क्या है दोस्तों, कि कुछ जैसे राज्य हैं जहाँ पे हल्दी कुटाई के साथ साथ गेहूं को फटकने का भी रस्म होता है। हमारे में गेहूं का नहीं, उससे पहले, मतलब बिहार का बता रही हूँ, हल्दी कुटाई होता है। हल्दी कूटने के बाद आप फ्री हो जाते हैं। आप अपने घर में किसी भी प्रकार के शुभ विवाह से संबंधित
हर मार्केटिंग शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। कुछ लोगों के यहाँ गेहूं फटकने का रस्म होता है, ठीक उसी प्रकार से 5 महिलाएं मिलकर गेहूं फटक लेती हैं, उसके बाद विवाह से संबंधित कार्य शुरू होते हैं। तीसरा आपको नियम बता दूं कि जब से हल्दी मतलब कुटा जाता है घर में, तब से प्रतिदिन शुभ मांगलिक जो गाना है, जो मंगल गीत हम लोग गाते हैं विवाह शादी में, वो जरूर आपके घर में होनी चाहिए। 2 गाइए, 5 गाइए, 1 गाइए, लेकिन शुभ कर दीजिए। जो भी गाना आपको आता है, एक ही गाना डेली गाइए, लेकिन डेली एक शुभ करने के लिए एक मांगलिक गीत आपको गा देनी चाहिए, जो विवाह शादी में हम लोग विवाह का गीत गाते हैं, बेटी का या बेटा का, ठीक है, जिसकी भी शादी है। चौथा नियम क्या है? न्योता छापना, मतलब कार्ड प्रिंट करवाते हैं ना, शादी का डेट मुहूर्त निकलवा के, किस दिन कैसे है शादी, कहाँ है, पूरा एड्रेस के साथ, तो न्योता छपाई होता है। उसके बाद हम न्योता छपवा कर, और जितने भी आजकल तो लोग व्हाट्सएप पे भेज दे रहा है इनविटेशन कार्ड, तो आप लोग देख लीजिएगा, जो रस्म है वो बता दे रही हूँ। और सबसे पहले वो न्योता हम मंदिर में, आपके घर के आसपास जिस भी देवी देवता का मंदिर है, जितने भी मंदिर है, उसमें मतलब जो आसपास है, नज़दीकी हैं, वहाँ जाकर पहले भगवान को हम आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं। उसके बाद ही किसी परिवार के अन्य सदस्य रिश्तेदारों को हम न्योता भेजते हैं विवाह में बुलाने के लिए। ये हो गया। चलिए, लड़की या लड़का की शादी दोनों से आप लोग थोड़ा बहुत मैचिंग कर रहा है, हल्का मतलब थोड़ा बहुत नियम अलग है, क्योंकि उसमें बारात आता है, उसमें नहीं आता है, लेकिन बाकी चीजें मिलती हैं। अगला क्या होता है? तिलक। हमारे में तिलक चढ़ता है, ठीक है। कुछ लोगों में उसी दिन बरच्छा बोलते हैं, बरच्छा भी चढ़ता है, या पहले भी लोग चढ़ा देते हैं लड़की या लड़का को देख के, ठीक है। एंगेजमेंट कर लेते हैं, पहले एंगेजमेंट ही कर लिया जाता है, या रोका भी बोलते हैं, छेका बोलते हैं, वो करने के बाद ही हल्दी कुटाई होता है। पहले ये बता दूं, जिनका मान लीजिए नहीं हो पाता है, वो तिलक के दिन ही रोका या छेका जो कह लीजिए, और लड़के के लिए बता दूं, और तिलक भी चढ़ता है। तो आजकल तो होटल में हो रहा है, लोग उसी दिन तिलक भी कर दे रहे हैं, उसी दिन छेका भी कर दे रहे हैं, और उसी दिन जैसे शादी भी हो जा रही है। लेकिन मैं जो होता है वो बता रही हूँ, आजकल के हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन बता दूं, लड़की का तिलक जाता है लड़के के घर चढ़ने के लिए, और लड़के का तिलक चढ़ता है उनके दरवाजे पे। तो तिलक के दिन दोस्तों, तिलक जब चढ़ जाता है, उसके बाद शगुन उठता है, ठीक है। अगर लड़की का तिलक मतलब चढ़ने आया है आपके दरवाजे पे आपके लड़के के लिए, तो लड़की के लिए जो भी आपके घर में व्यंजन बना है तिलक समारोह में, तो लड़की के लिए भोजन जाता है, ठीक है। जो भी भोजन आपके घर बना है, दही चूड़ा सब्जी पूड़ी पकौड़ा जो ही बना है, पुलाव, सब जाता है लड़की के लिए। लड़की वो खाकर उसके बाद उसका शगुन उठता है। मान लीजिए उसी दिन जा रहे हैं या अगले दिन लेकर, लोग उसी दिन चले जाते हैं रात्रि में, वहाँ लोग वेट करते हैं, लड़की वो खा लेती है। तो लड़का का घर हो या लड़की का घर हो, उस दिन शगुन उठता है। बातों को ध्यान से समझिएगा। शगुन उठाकर क्या होता है, सर पे तेल रख देते हैं और काजल कर देते हैं लड़की या लड़का को, और एक पीला वस्त्र पहना देते हैं। उसके बाद वो स्नान नहीं करती है, तो इसीलिए लोग कम दिनों का गैप रखते हैं, एक ही बार शादी के दिन स्नान करते हैं। हमारे में जो नियम है वो मैं बता रही हूँ। और उसके बाद से दोस्तों, जो भगवान का जहाँ जगह होता है ना, जिसको देवकरी बोलते हैं, वहीं पर ले जाकर तेल और सिंदूर हम गिरा देते हैं, ठीक है। वहीं पे तेल सिंदूर गिरा देते हैं, थोड़ा सा तेल बचा लेते हैं, सरसों का तेल, ठीक है। लड़की के सिर पे भी रख देते हैं, लड़का का हो रहा है, शगुन उठ रहा है, तो लड़के के सिर, और काजल हम कर देते हैं। उसके बाद उस समय भी गाना वगैरह हो जाता है, और गाना होने के बाद थोड़ा सा तेल रख देते हैं। जब कक्कन छूटता है हमारे में, उसी दिन वो तेल लेकर जाते हैं देवी देवताओं के पास कक्कन छुड़ाने। यहाँ तक हो गया। 5वां नियम बता दी। 6ठा नियम क्या है? माड़ो और मटकोड़ एक ही दिन होता है। जिस दिन माड़ो, कभी कभी लोग एक दिन पहले भी माड़ो छा लेते हैं, लेकिन जिसको मंडप कहते हैं, तो माड़ो और मटकोर एक ही दिन होता है। माड़ो में कूसा से वो मंडप बनाते हैं, घर के आसपास के मतलब आस पड़ोस के लोग आते हैं। जो गांव का रीति रिवाज है वो बता रही हूँ, आजकल तो होटल में सब ऐसे ही रेडीमेड मिल रहा है। उसके बाद से दोस्तों, माटी कोड़ जिसको बोलते हैं, मटकोड़, वो होता है। वहां पर 5 महिलाओं को आंचल में जैसे जौ देते हैं,
जौ देकर और फिर उसमें गिरा लेते हैं, फिर 5 बार देते हैं, 5 बार गिराते हैं। मैं तो वीडियो डाली हूँ, शादी में गई थी तो। और फिर लड़का की शादी हो लड़की की शादी हो, सेम मटकोर एक जैसा ही होता है। कुछ घरों में लड़का साथ में या लड़की जाती है जिनकी शादी रहती है मटकोर में, और कुछ घरों में साथ में नहीं जाते हैं। खेत में जाकर और मिट्टी मतलब कोड़ा जाता है, कहीं मंदिर के आसपास कोड़ा जाता है, वहीं पे बैठ के बुआ या दीदी बहन हो वो भी कोड़ सकती है। बुआ का ही ये जगह है। पीठ पे उनके 5 थप्पा लगाते हैं, मतलब ऐपन से उस पे तिलक करते हैं, उनको नेग देते हैं। आप वस्त्र भी नेग में दे सकते हैं, सोना चांदी भी दे सकते हैं, और आप पैसा भी दे सकते हैं। और वहां पर देकर माटी कोड़ के और वो गड्ढा बना देती हैं। फिर भाभी के साथ वो समुद्र टकटोरना बोलते हैं, सुपारी पान सिक्का डाल के भाभी और जो जिसकी शादी है वो लड़की या लड़का उसमें डालते हैं, और भाभी छुपाती है और वो निकालते हैं। ऐसे करके मटकोर होता है, गड्ढा खोद के उसमें ऐपन सिंदूर और पान का पत्ता जल डाल के भर दिया जाता है। और उसके बाद से हम मतलब जाई देना बोलते हैं, जौ देते हैं 5 महिलाओं को। और फिर वो बार बार टोकरी में डाल देती हैं। एक नया कोरा टोकरी लेकर जाते हैं, धोती लेकर जाते हैं पीला, और उसमें वो लोग डाल देती हैं। और फिर चना जाता है भिगो के, जितने भी लोग जाते हैं मटकोर में उनको दिया जाता है। ठीक है। और गाना वगैरह होता है। गाने के बाद वो ढोलक होता है ना, उसकी पूजाई होती है। जो माँ होती है लड़के की या लड़की की, वो पूजा करती हैं। उसके ऊपर बार बार अक्षत रखती हैं, सिक्का रखती हैं, सुपारी पान रख के, और फिर वो जो रहते हैं ना ढोल बजाने वाले, वो उनके आंचल में गिरा देते हैं। फिर ऐसे करके 5 बार वो रखा जाता है, और रख के तब हम माटी कोड़ने जाते हैं। और कोड़ने के बाद वैसे आपको बता दी, गड्ढा खोद के वो नियम किया जाता है, और 5 महिलाएं लेके उसमें डाल देती हैं। और उसके बाद से जो मिट्टी खोद के, बुआ जैसे 5 बार मिट्टी खोद के वो क्या करती है, तो उसी धोती के ऊपर मिट्टी को थोड़ा थोड़ा करके रख देती है। 5 बार या 7 बार कोड़ के मिट्टी को उसी धोती, पीला धोती जाता है उसके ऊपर रख लेते हैं। जब माटी कोड़ करके हम आते हैं वहां से, तो चावल छांटने का रस्म होता है, जिसमें कि चावल को ओखली में या जो भी आपके पास लोहे का है, लकड़ी का है, जो भी है, उसमें डालकर चावल छांटा जाता है। 5 सुहागन महिलाएं छांटती हैं, और वो 5 बार फटकती हैं, फिर उसमें डालती हैं, फिर फटकती हैं, फिर डालती हैं। ऐसे करके 5 बार किया जाता है, और 5 महिलाएं करती हैं। और करके वही चावल दोस्तों, जो कोहरवत का भात बनता है ना लड़की या लड़के के लिए, वो कोहरवत का भात वो लोग खाते हैं, जो बुआ बनाती है या घर की दीदी बनाती है। मिट्टी का चूल्हा बनाकर आम की लकड़ी पर और मिट्टी के पतकी में, और वो कोहरवत का भात बनता है। उसी पे दही और चीनी डालकर खिलाया जाता है 7 कुंवारी लड़कियों को या कुंवारे लड़कों को, दूल्हा या दुल्हन के साथ। ठीक है। वही भोजन दिया जाता है विवाह के दिन। विवाह के दिन बाकी कुछ खाने को नहीं मिलता है, दोपहर में वही मिलता है। हम व्रत रखते हैं और दही चावल खा के हमारी शादी होती है। ठीक है। और आजकल तो लोग नॉनवेज वगैरह सब खा के तब शादी करने जा रहे हैं, इसीलिए शादियां भी उसी प्रकार की हो रही हैं, दूल्हा दुल्हन भी वैसे ही मिल रहे हैं। रोज लड़ाई हो रहा है, रोज झगड़ा हो रहा है, कोई उसका इज्जत और मान सम्मान ही नहीं रह रहा है। सभी लोग के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं। तो उस समय देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही त्याग से सब कार्य किया जाता है। ये हो गया। और जो मिट्टी आता है, जब माड़ो छाया जाता है ना, तो वहाँ कलश रखा जाता है, हरीश और एक और बोलते हैं बांस के साथ, वो वहीं पे गाड़ के खड़ा किया जाता है, और मिट्टी वहीं कलश के नीचे रखा जाता है। जो माटी कोड़ वाला मिट्टी है ना, वही रखा जाता है। और रखने के बाद माड़ो छवाता है, और छाने के बाद दोस्तों उसके बाद से कोहबर लिखने का रस्म होता है, जो कि भाभी लिखती है। ठीक है। थाप लगाती है 5-5-5 करके। फिर मतलब ऐसे मंदिर जैसा वो बनाया जाता है, 5 नीचे, फिर 2 के ऊपर एक और एक और एक और, ऐसे करके नीचे 7, फिर 5, फिर 4, फिर 2, फिर 1, ऐसे वो तिरछा हो जाता है। नीचे 5 4 ऐसे करिएगा। जब सजा के 5 हाथ उंगलियों का थाप लगाते हैं ऐपन से, उसके ऊपर सिंदूर लगाते हैं, तो कोहबर लिखना उसको बोलते हैं। ठीक है। और आप लोग को मालूम भी होगा, लेकिन ये डिमांड मुझसे हुआ था, दीदी जितने नियम है उसके लिए वीडियो बनाइए। तो ऐसे आप लोग कोहबर
बहुत सारे लोग हैं जिनको कोहबर लिखना नहीं पता है नए जमाने में। मुझे भी नहीं पता था दोस्तों, लेकिन एक दो बार की तो मुझे आ गया। तो 5 हाथों का, जैसे नवमी पूजते हैं उसमें थाप लगाते हैं ना, नवमी हमारे में पूजते हैं चैत्र महीने में, ठीक उसी प्रकार से वो किया जाता है। तो ऐसे वो मंदिर जैसा हो जाता है और वहीं पर दूल्हा दुल्हन का मतलब ले जाकर कोहबर वगैरह होता है, तो कोहबर भाभी लिखती है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद से लड़की को ले जाकर या लड़का का, जिसकी भी शादी है, बैठाते हैं माड़वा में, मंडप में। लड़के के शादी में तो मड़वा नहीं बनता, लड़की के शादी में बनता है और उसको सजाया जाता है और उसी में विवाह होता है। अच्छे से उसको डेकोरेट किया जाता है छत पे या आंगन में। उसके बाद से दोस्तों वहाँ लड़की को बैठाया जाता है और जो हल्दी कूटने का पहला रस्म हुआ था वही हल्दी घर में रखा जाता है बांध के। वही हल्दी पीसते हैं, या नाउन पीसे या घर का कोई सदस्य पीसे, और पीस के उसको परई में उठा लिया जाता है। मिट्टी के बर्तन भी आते हैं मड़वा में कलश वगैरह रखने के लिए, दिया वगैरह, और हाथी भी आता है, वो 5 घड़ा टाइप का करके कुछ बोलते हैं उसको, और उसके ऊपर पचहड़ बोलते हैं, पचहड़ की कुछ बोलते हैं, एक के ऊपर एक रख के सजाते हैं। और वो हल्दी जो है पुरुष लोग, लड़के की शादी हो तो भी, लड़की की शादी हो तो भी, पहले पुरुष लोग वो हल्दी और सरसों का तेल उसमें डाल दिया जाता है। उसी दिन का सरसों का तेल भी हम रखते हैं और डाल के, और फिर जितने भी पुरुष हैं, 5 पुरुष कम से कम जिनकी शादी हो गई है, कुंवारे नहीं, जिनकी शादी हो गई है, वही लोग हल्दी चढ़ाते हैं आम के पल्लों के साथ। हल्दी चढ़ाकर, और हल्दी चढ़ाने का रस्म हो जाता है, गाना वगैरह गाया जाता है। उसके बाद से घर की महिलाएं जैसे हल्दी चढ़ाती हैं, ठीक है, मतलब लड़की को लड़का को हल्दी लगाती हैं पूरे शरीर में। उसके बाद से दोस्तों दोपहर हो जाता है। ये सब कार्य करते करते, जब जैसा शुभ साइत निकलता है वैसे कार्य होते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, पितर न्योतना जिसको बोलते हैं आम बोलचाल के भाषा में, पितरों को न्योता जाता है, ठीक है, उन्हें आमंत्रित किया जाता है, अपने विवाह में बुलाया जाता है। तो उड़द के दाल से 2 महिलाएं बैठ के, सास बहू भी हो सकती है, देवरानी जेठानी भी हो सकती है, और बैठ के वो उड़द के दाल को शायद धीरे धीरे पीसना पड़ता है और ढक के कवर करके उसको पितरों को न्योतना बोलते हैं। पितर न्योता ही होता है बिल्कुल धीरे धीरे। और यहाँ पर शगुन जब उठ जाता है तो शगुन के गीत गाए जाते हैं प्रतिदिन, जिसको संझा पराती बोलते हैं। शाम के समय जब हम आरती करते हैं ना, उस समय ही, जिस दिन शगुन उठ जाता है तिलक के दिन, उसी दिन से शाम के शाम संझा पराती होता है घर में। घर के बड़े बुजुर्ग लोग संझा पराती के लिए आसपास के मतलब बूढ़े बुजुर्ग महिलाओं को बुलाकर किया जाता है, जिनको भी आता है। और आपके घर में जितने भी पितरों के नाम हैं 3-4 पुस्त तक, उनको लिख के कॉपी में लोग रखते हैं और सभी को न्योता दिया जाता है। गाना आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर, संझा गाते हैं, वो संझा डेली मतलब गाया जाता है। और उस दिन के बाद नहीं गाया जाता है, जब पितरों को न्योता दे दिया जाता है विवाह के दिन, उसके बाद नहीं होता है। उस दिन तो बारात आता है या बारात जाता है। लड़की की शादी है तो जाता है, लड़की की शादी है तो आता है, ठीक है। तो उसके बाद से संझा पराती नहीं होता है। और लड़की की अगर शादी है तो मेहंदी वगैरह तो लोग आजकल लगा दे रहे, तो मेहंदी तो हम लोग एक दिन पहले ही मतलब लग जाता था, और अभी तो मेहंदी के लिए एक दिन ही लोग बना ले रहे हैं मेहंदी का रस्म, तो वो लोग आगे पीछे आप लोग जोड़ सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों मातृ पूजा होता है। मातृ पूजा भी कर रहा था पंडित जी, वो सब करवाते हैं, वो आपको बता देंगे, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसमें भी पितरों की पूजा होती है। आप लोग बोलेंगे किसकी पूजा होती है, तो मातृ पूजा में भी पितरों की ही पूजा होती है। बिना पितरों के आशीर्वाद के हम कोई भी अपने घर का शादी विवाह नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा आप लोग धैर्य रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक छोटी सी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा, बिल्कुल मत आप लोग भूलिएगा। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं क्या करना है। तो जब मातृ पूजा दोस्तों हो जाती है, उसके बाद लड़की या लड़का जिसकी भी शादी है उसका नहवावन होता है। लड़की की शादी होती है तो लड़का का नहवान होके वो शादी के लिए चला जाता है बारात लेके। अगर लड़की की शादी है तो लड़की के घर से वही कलश का पानी, जो कलश रखते हैं ना
पूजा के जगह पे आंगन में या जो भी, भले ही मड़वा नहीं बनाते हैं, लड़के के घर से वो पानी आता है जिसको धुरछक का पानी बोलते हैं, कलश में से ढाल के आता है। और लड़की के लिए वस्त्र आता है, पीला साड़ी आए या चुनरी आए, और उसके बाद से उसका पूरा सेट आता है, कंघी, मेकअप का सामान, साड़ी और पेटीकोट, ब्लाउज, सब कुछ आता है, चुनरी पियरी साथ में भी आता है। और आके और फिर डाल आता है, मोर आता है, ये सभी चीज़ें आता है। तब लड़की को नहलाया जाता है। मान लीजिए जो लड़कियां लहंगा पे जयमाल वगैरह करना है तो वो सब नहीं पहनती, विवाह के समय पहन लेती हैं, तो उनके ऊपर केवल वो जल जैसे छिड़काव कर दिया जाता है। मान लीजिए वो स्नान ध्यान करके तैयार हो गई हैं जयमाला के लिए, वरमाला के लिए, तो फिर वो नहाएंगी। मेकअप वगैरह लोग सुबह से ही करवाने लगते हैं, दोपहर से, तो फिर कैसे करेंगी, तो उनके ऊपर केवल छिड़काव कर दिया जाता है। लेकिन वो लड़के के घर से आता है, चप्पल वगैरह, कंघी, शीशा सब आता है। तो ऐसे करके फिर तैयारी होती है। और उसके बाद से लड़के में क्या है कि साड़ी, कपड़ा, गहना सब जाता है चढ़ावा, और लड़की में लड़के घर से आता है। उसमें आप जितनी भी साड़ी, सूट, गहना, मेकअप, चूड़ी, सब कुछ, चप्पल, श्रृंगार के सामान और भी जो आप चाहें आप भेज सकते हैं। तो ऐसे करके होता है। तो जब लड़की स्नान कर ली और मान लीजिए चुनरी पियरी पहनने का आपके घर में नियम है, हमारा तो उसी तरीके से हुआ था। और जयमाल के बाद फिर हम लोग वो साड़ी पहन लिया। उसके बाद क्या होता है, हमारे इमली घोटना जिसको बोलते हैं, इमली घोटाया जाता है। मामा, जैसे माँ को, माँ व्रत रहती है लड़की या लड़के की, और मामा इमली घोटाते हैं। और उसमें 5 पल्लों को कटवाया जाता है। लड़की का आंख माँ बंद कर देती है और 5 पल्लों काट के थोड़ा थोड़ा लड़की अपने मुख में रख लेती है, और फिर माँ के हाथ पे वो दे देती है। सूखा ही होठ पे ही लोग रखते हैं क्योंकि लोगों को घिन लगेगा, लेकिन माँ लोग को नहीं लगती है। और फिर वो दे देती है, वही पी कर मामा पानी पिलाते हैं। वहीं पे गाना गाली बहुत कुछ होता है मामा के लिए। और मामा सर पे वस्त्र रखते, बहन के लिए लेके आते हैं, हाथ में कुछ पैसा देते हैं। ऐसे करके इमली घोटने वाला रस्म होता है। इमली घोटना जब हो जाता है उसके बाद द्वार पूजा होता है। द्वार पूजा होता है, मान लीजिए बारात आया है तो लड़के को बैठाकर कलश रख के, वो सब तो पंडित जी करवा देंगे। द्वार पूजा हो जाता है, पिताजी या भाई या जो भी घर के बड़े सदस्य हैं वो लड़के का पैर धोकर और द्वार पूजा करवाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तिलक लगाते हैं। और दोस्तों एक चीज बताना भूल गई थी, तिलक में हमारे में बर्तन चढ़ता है, फूल के बर्तन या स्टील के बर्तन, ये सब तिलक है। बरच्छा जो भी चढ़ रहा है वो सब उसमें चढ़ता है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो चाहे चढ़ा सकते हैं अपनी श्रद्धा के ऊपर। और कुछ घरों में तो जोर जबरदस्ती भी लोग डिमांड भी करते हैं। तो ये रस्म मैं केवल आपको बता रही हूँ, बाकी आप लोग सोच समझ लीजिएगा। उसके बाद से दोस्तों क्या होता है कि जब वो इमली घोटाने वाला रस्म हो गया, द्वार पूजा हो गया, उसके बाद बारात के लोग अपने खाने पीने में लग गए। उसके बाद गुरहथी, जिसको गुरहथन भी बोलते हैं, वो होता है। तो लड़की के लिए जितने भी चढ़ावा आया रहता है ससुराल पक्ष से, वो सब कुछ उसको चढ़ा के, भसुर बैठ के चढ़ाते हैं, तिलक करते हैं, और वो सब कुछ लड़की से स्पर्श करा के चढ़ा दिया जाता है, जो भी आप भेजे हैं। ठीक है, मतलब वर पक्ष से जो आता है वो हो गया। चढ़ावा के बाद लड़की को पीला या लाल वस्त्र मायके की तरफ का है तो पहनाकर तैयार कर देते हैं। और उसी बीच में दोस्तों जिनको जयमाल वगैरह करनी है तो पहले जयमाल लोग कर लेते हैं, मतलब वरमाला कर लेते हैं। उसके बाद इमली घोटाई वाला रस्म करते हैं। तो वरमाला के हिसाब से लोग आगे पीछे कर लेते हैं, क्योंकि उतना मेकअप करके लड़की रेडी रहती है तो लोग सोचते हैं कि पहले वो कर ले, उसके बाद इमली घोटने का रस्म कर लेते हैं। और माँ को तो बहुत अधिक प्यास लगी रहती है, माँ लोग कुछ भी नहीं खाती हैं और वो उसी समय पानी पीती हैं। उसके बाद से दोस्तों कन्यादान होता है, जिसमें माता पिताजी बैठकर, माँ बाप लड़की का कन्यादान करते हैं। कुछ लोग शंख रख के कन्यादान करते हैं, कुछ लोग फल रख के, नारियल रख के, और लड़के का हाथ पान के साथ, पान और पंडित जी वो सब करवाते हैं। तो पहले कन्यादान होता है, लड़के को हाथ में दिया जाता है कन्या का हाथ, और देकर फिर जो भी पंडित जी का मतलब मंत्रोच्चारण होता है वो करके सब करवा देते हैं। उसके आगे दोस्तों फिर विवाह बैठता है। तो रात भर पूरी रात विवाह होता है। विवाह होने के बाद विवाह रस्म, चुमावन वगैरह सब कर लिया जाता है। उसके बाद फिर लड़की लड़के को ले जाकर, और उसी समय जब डाल
जब चढ़ावा आता है ना उसी समय सिंदूरा भी आता है, सिंहोरा भी चढ़ता है, तो रखा रहता है शादी के समय, उसी को इस्तेमाल किया जा मतलब उसी से सिंदूरदान होता है। और मंगलसूत्र अगर चढ़ावा में आया है तो वही मंगलसूत्र घर वालों से मांग के लड़का फिर लड़की को पहना देता है। तो ऐसे करके विवाह का रस्म वहीं पर समाप्त हो जाता है, संपन्न हो जाता है। उसके बाद फिर कोहबर होता है। कोहबर किसको बोलते हैं? जहाँ पर आपको बताई ना, जहाँ पे भाभी कोहबर लिखती है उसी कोहबर रूम में ले जाते हैं, जहाँ पे मातृ पूजा हुआ है, जहाँ पे पितरों के लिए पूजा पाठ सब किया गया है, सब कुछ वैसे ही पड़ा रहता है, तेल सिंदूर गिराया गया रहता है, वहीं ले जाया जाता है। लड़की लड़का को प्रणाम कराया जाता है, आशीर्वाद दिलवाया जाता है। वहीं पे दही और चीनी खिलाने का रस्म होता है, जो भाभी खिलाती है लड़की और लड़के को। वहीं पे जो बारात में भोजन वगैरह बना रहता है वो सब उस समय खाने के लिए दिया जाता है। लेकिन विवाह के दौरान न लड़की को न लड़का को कुछ भी ऑयली चीजें खाने को नहीं दिया जाता है। लड़का विवाह मतलब चाहे तो बाहर से नाश्ता वगैरह करके वो लोग बारात में से आते हैं, लेकिन लड़की को कुछ नहीं दिया जाता, दही चीनी खाकर ही शादी होती है। उसके बाद दोस्तों क्या किया जाता है कि कोहबर होने के बाद जैसे गोद में कोई भी छोटा बच्चा लेकर दे दिया जाता है, भाभी घर के लोग दे देते हैं, वो भी एक रस्म है। गोदी में देने के बाद फिर माथ ढाकना जिसको बोलते हैं, अगले दिन सुबह हो जाती है विवाह होते होते, और फिर सुबह ससुर जी माथ ढाकते हैं। बनारसी साड़ी से हो गया या कोई भी आप जो साड़ी भेजी है, या कोई गहना देना हो गया, अंगूठी या कुछ और कान का, तो उस समय सुबह में दिया जाता है, जिसको मथ ढक्का बोलते हैं। तो ससुर जी माथ ढकने का रस्म कर लेते हैं। उसके बाद बांध खुलाई होता है। लड़की के पिताजी, लड़के के पिताजी या उनके घर के चाचा चाची मतलब चाचा लोग जो भी है, उनसे ना मड़वा का कोई भी एक रस्सी और खुलवा दिया जाता है, जिसको बांध खुलाई बोलते हैं। उसके बदले में उनको बहुत कुछ दिया जाता है, मतलब शगुन के रूप में, अपने श्रद्धा के ऊपर, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। उसके बाद से दोस्तों क्या किया जाता है, कुछ लोग देखिए मड़वा में, आजकल ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब मड़वे में जो ही भोजन वगैरह बना रहता है वो कुछ बारात वाला ले लेते हैं, और उसके बाद से कड़ी बड़ी पकौड़ा चकौड़ा ये सब बना के ना, जैसे उसमें जो भी मेन घर के सदस्य होते हैं, ससुर जी, भसुर जी, देवर या और भी मतलब आसपास के पट्टीदार के जो भी बड़े बुजुर्ग रहते हैं, उनको खिलाया जाता है मड़वा में बैठाकर कड़ी चावल। तो आजकल लोग चले जा रहे हैं, रात में ही बारात में से ही चले जा रहे हैं, उतना सब लोग नहीं खा रहे हैं, और वहाँ पे कुछ शगुन में पैसा, धोती, बर्तन, थाली ये सब दिया जाता है। उसके बाद उनकी विदाई होती है। वो विदाई का रस्म शुरू हो जाता है। जिनके यहाँ मान लीजिए कि रखना है चौथारी, चौथे दिन विदा करना है, तो वो लोग लड़की को रख लेते हैं। जिनको गहना रखना है वो रख लेते हैं। लड़का अपना चला जाता है, पूरे मतलब ससुराल पक्ष चला जाता है। और जिनके यहाँ मान लीजिए कि अगर लड़की की विदाई करनी है तो विदाई का पूरा तैयारी होने लगता है। खोइछा में जीरा या चावल दिया जाता है लड़की को, हल्दी से रंगा हुआ चावल। बहुत सारा चावल रंग के पहले रख लेते हैं, विवाह में हर जगह काम में आता है। मटकोर से लेके कलश रखना, चुमावन, सब काम में पीला चावल आता है, तो आप लोग रंग के पहले ही रख ले। उसके बाद से जीरा, पहली बार में जीरा और हींग दिया जाता है। उसके बाद पैसे में शगुन में पैसा दे दीजिए, कोई सोना चांदी का सामान भी, सिक्का भी दे सकते हैं। और ऐसे करके लड़की को खोइछा माँ डालती है या भाभी डालती है। कुछ लोग के यहाँ चावल डाला जाता है, तो ऐसे डाला जाता है। उसके बाद से दोस्तों घर भरवाया जाता है। घर भराई का रस्म होता है। भाभी या दीदी कुछ न मतलब लड़की लड़का के हाथ में चावल देते हैं, जो कि आप लोग को ये रस्म मालूम ही है। घर भरा जाता है चावल से। कुछ लोग मूढ़ी से भरते हैं, लेकिन हमारे में चावल से भरा जाता है। और भर के तब दोस्तों विदाई होती है। विदाई होने के बाद वहाँ जब लड़की पहुँचती है ससुराल में, तो वहाँ भी कोहबर रूम में ही ले जाया जाता है, जहाँ पितरों के लिए पूजा पाठ, देवकरी घर जिसको बोलते हैं, और वहीं पर सब कुछ करके उसके बाद उसके पास 5 पूड़ी लाया जाता है। और हमारे में रसियाव बनता है, जिसको गुड़ का खीर बोलते हैं, और वो 5 पूड़ी लड़की तोड़ती है। और बड़ा उस दिन लड़की को, दुल्हन को नहीं दिखाया जाता है। ऐसा बोला जाता है कि बड़ा अगर लड़की देखेगी या दुल्हन तो ज़्यादा बोलने लगेगी या बड़बड़ाने लगेगी, तो बड़े बुजुर्ग ऐसे बना के रखें, तो बड़ा नहीं दिखाया जाता। लेकिन बड़ा बनता है, कढ़ी बड़ी बड़ा वगैरह सब बनता है जिस दिन दुल्हन आती है। और 5 पूड़ी, दाल वाली पूड़ी, भरने वाली पूड़ी जो होती है ना, वो तोड़वाया जाता है। जितने भी अनाज के आपके घर में ड्रम हैं या डब्बे हैं, उसमें ले जाकर हाथ डलवाया जाता है, क्योंकि लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं। गृह प्रवेश करवा के जब बहू को लाते हैं तो ऐसे लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं, तो ये सब रस्म वहाँ पर
किया जाता है। और फिर वहाँ भी ककन शाम को छुड़ाया जाता है, लड़के के घर भी और लड़की के घर भी ककन छुड़ाने का रस्म होता है। जो तेल हम शगुन जिस दिन उठता है वो तेल रखे रहते हैं, फिर प्रसाद पूड़ी बनता है उस दिन भी दाल वाली, वो सब लेकर हम पूजा पाठ करने जाते हैं। जितने भी आपके गांव में आपके घर के आसपास मंदिर है वहाँ जाते हैं, वो तेल डाल डाल के टिकते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ककन छुड़ाते हैं। और वहाँ लड़की के हाथ में जो पंडित जी बांधे रहते हैं ना धागा वगैरह, वहाँ भी मतलब दूल्हे घर भी वहाँ जीजा जी जो है या फूफा जी ककन खोलने का रस्म करते हैं, वो लोग उस दिन खोलते हैं। और यहाँ भी ककन ऐसा माना जाता है कि जो देवी देवता बंधे रहते हैं उन्हें उस दिन से खुला मतलब खोल देते हैं। तो इसलिए लास्ट जो नियम है रस्म है वो है ककन खुलाई। तो यहाँ भी ककन छुड़ाना बोलते हैं। जो मंदिरों में जाकर छुड़ाते हैं, कुआं के पास छुड़ाते हैं, तो वहाँ ककन छुड़ाई मतलब होता है। और यहाँ ककन छुड़ाई के साथ साथ ककन खोलने का भी रस्म होता है, लड़की लड़का का वो जीजा जी या फूफा जी खोलते हैं। तो आशा करती हूँ डिटेल में सब कुछ आप लोग को बता दी। और डेली प्रतिदिन 1.25 महीने तक लड़की के आंचल में कुछ मीठा दिया जाता है। और मीठा के साथ साथ दोस्तों सिंदूरा से 1.25 महीने तक मतलब सूर्योदय से पहले मांग बहोरा जाता है। कम से कम 2 महिलाएं भी बहोर के मतलब सिंदूर लगाया जाता है 5 बार। उसके बाद वो अपना सजे संवरे सुबह सुबह ही 1.25 महीने तक लगाया जाता है। और आंचल में कुछ न कुछ मीठा दिया जाता है। सुबह ही दुल्हनें नहा लेती है, स्नान ध्यान कर लेती है, उसके बाद ये रस्म किया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन A to Z लड़की या लड़के के शादी के लिए A to Z जितनी भी रस्म थे और आप लोगों के रिक्वेस्ट पे ये वीडियो मैं बना दी। और सभी के पीछे कुछ बड़े बुजुर्गों का पहले का बनाया हुआ नियम भी है, उससे शुभता बनी रहती है हमारे जीवन में। और कुछ पितरों को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ करके तब विवाह शादी का रस्म हम संपन्न करते हैं। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनका दाम्पत्य जीवन आगे बहुत ही खुशहाल रहे और लड़की जाके अपने घर में रसे बसे अच्छे से सुखी संपन्न रहे। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद। और पसंद आए तो जरूर मुझे बताइएगा।